कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम रैन होता है। वो बताती है कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रैन को 3 साल की सजा होगी, जिससे उसकी जॉब भी चली गई और उसका फियांस उसे छोड़कर चला गया। यहाँ तक कि उसके फैमिली वाले भी उससे दूर हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस लड़की की डेथ हुई थी वो शहर के सबसे पावरफुल आदमी ली जिंगलिंग की फियांस थी। 3 साल बाद जब रैन जेल से बाहर आती है तो लोग उससे बोलते हैं कि अब नई जिंदगी शुरू करो, फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। फिर रैन एक क्लीनर का काम करने लगती है। फैंग गुस्से में बोलती है कि इसने मेरी बहन को मार दिया और इसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली, ये तो बहुत ही कम है। जेकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि 3 साल जेल में रहना भी कोई छोटी बात नहीं, उसने अपनी गलती की कीमत चुका दी है। फैंग बोलती है कि मत भूलो, मेरी बहन जिंगली की फियांस थी, जिंगली से कभी नहीं छोड़ेगा। जिकी कहता है कि अब हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, समय बीत चुका है। जो लड़की कभी टॉप लॉयर हुआ करती थी आज वो सड़क साफ करने वाली वर्कर बन चुकी है। दूसरा जिंगली हर साल की तरह इस बार भी एक रोड बंद करवा देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे, क्योंकि उस जगह का किसी पुरानी याद से गहरा कनेक्शन होता है। रात का वक्त था और रैन उसी रोड से गुजर रही होती है, तभी कुछ बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो वही फेमस लॉयर है ना जो अब रोड साफ करती है, और फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तब बेचारी रैन डर के मारे भागने लगती है। जिंगली उसे भागते हुए देखता है तो उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है जो उसे छोड़कर चली गई थी। वो उन गुंडों को मारता है और रैन को बचाता है। रैन उससे कहती है कि ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, वरना सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। फिर उन गुंडों के जाने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। जिंगली कहता है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। रैन कहती है कि अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। फिर वो सोचती है कि मैंने इतनी जल्दी में किसी अननोन आदमी को घर आने के लिए कैसे बोल दिया, लेकिन फिर भी वो उसे अपने छोटे से घर में ले आती है और कपड़े देकर बोलती है कि जाकर फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए नूडल भी बना देती है। जिंगली के बाल गीले होते हैं तो रैन उन्हें सुखाने लगती है। वो औकड़ होकर बोलती है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस तुम्हें ठंड न लग जाए। जिगली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। रैन सीधा जवाब देती है कि जब मैं तुम्हें घर ले आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ। ऐसे बातें करते करते रैन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि मेरा नाम आजिन है। तब रैन मुस्कुराकर बोलती है कि मेरा नाम लीन रैन है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट दिन सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और रिसेंटली जेल से रिलीज हुई है। ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले आपकी फियांसे को एक्सीडेंट में मार दिया था। तब ये सुन के जिंगलिंग हर किसी मुस्कान के साथ कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी बीच रेन अपने डैड से मिलने आ जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें जेल से निकले हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम एक बार भी घर नहीं आई। अगर तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी नहीं होती तो शायद तुम कभी वापस ही नहीं आती। रैन कहती है कि मैंने जेल में पूरे 3 साल बिताए हैं, लेकिन आप कभी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे तो लगा था कि जैसे मैं कोई अनाथ हूँ। तब उसकी स्टेप मदर बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी बहन को अभी पैसों की जरूरत है, तुम थोड़े पैसे लाकर हमें दे दो। जब तुम्हारी बहन फ्यूचर में फेमस हो जाएगी तब वो तुम्हें पैसे वापस कर देगी। रैन कहती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, जो कुछ भी था सब आप लोगों ने ले लिया। उसकी स्टेप मदर बोलती है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मांग लो, वो तो काफी अमीर है ना। रैन कहती है कि हम 3 साल पहले ही अलग हो चुके हैं, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकती। और वो गुस्से में बोलती है कि हर प्रॉब्लम के लिए मुझे ही ब्लेम क्यों किया जाता है। तब उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि अगर उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई होती तो तुम्हारी बहन आज फिल्म की हीरोइन बन चुकी होती। रैन कहती है कि इसका मेरे एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन। तब उसे पता चलता है कि जिस फिल्म में उसकी बहन को रोल मिलने वाला था उस फिल्म का इन्वेस्टर शाओ जी की था। उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि जिस आदमी को तुमने नाराज किया था वो जिंगली है। उसका नाम सुनकर ही शाओ फैमिली डर गई, इसी वजह से जीकी ने भी तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अगर हमारी फैमिली भी तुम्हारा साथ देती तो पूरी फैमिली ही जिंगली के गुस्से का शिकार बन सकती थी। रेन कहती है तो मतलब आप सबने मुझे सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए छोड़ दिया। तब उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि तुमने किसी को गाड़ी से मार दिया और अब तुम पूरी फैमिली को भी बर्बाद करना चाहती हो।
रैन कहती है कि आज मैं यहाँ से अपनी मॉम की याद में अगरबत्ती जलाने आई थी, लेकिन अब लगता है कि घर में रुकने की कोई वजह नहीं। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। फिर घर से निकलने के बाद रैन सोचती है कि जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं तो मैं किसी अजनबी आदमी से उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। लेकिन जब वो घर आती है तो देखकर हैरान रह जाती है, आजीन अभी भी वही होता है। रैन उससे कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। जिंगली कहता है कि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं यही रहना चाहता हूँ। रैन उससे कहती है कि चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी मॉम के लिए अगरबत्ती जलानी होगी क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और वो अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि मेरे पास अच्छा काम है और मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और वो ये भी कहती है कि मेरे साथ एक और इंसान भी रहता है, इसलिए आप मेरी टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद रैन जिंगली से कहती है कि मैं तुमसे कुछ महीने बड़ी हूँ, तो क्या तुम मुझे सिस्टर बुलाओगे। जिंगली कहता है कि तुम मेरी सिस्टर क्यों बनना चाहती हो। तब रैन बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और तब से मैं हमेशा अकेला फील करती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। सोसाइटी ने हमें ठुकरा दिया, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जिंगली कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो, हम सच में एक जैसे लोग हैं, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है कि जिस दिन इसे सच का पता चलेगा तो इसका रिएक्शन देखने लायक होगा। इसके बाद रैन को उसकी छोटी बहन का फोन आता है। जिन उससे बोलती है कि रैन ने तुम्हारी मॉम का एल्बम फेंकने का प्लान बना लिया था, लेकिन मैंने किसी तरह से रिक्वेस्ट करके वो एल्बम बचा लिया है। अगर तुम उस एल्बम को चाहती हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। रैन को अपनी मॉम की यादें बहुत प्यारी होती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ उसके लिए एक छोटा सा ट्रैप रेडी होता है। जब रैन वहाँ पहुँचती है तो उसकी बहन उसे एक आदमी से मिलवाती है। वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री का इन्वेस्टर मिस्टर ही होता है। फिर उसे कहती है कि ये मेरी सिस्टर है और कभी ये शाओ जी की गर्लफ्रेंड भी थी। और वो रैन से कहती है कि अगर तुम मिस्टर ही को खुश कर दो तो शायद मुझे फिल्म में रोल मिल जाए, फिर मैं बदले में तुम्हारी मॉम का एल्बम तुम्हें वापस कर दूंगी। तब मिस्टर ही वाइन का ग्लास लेकर रैन की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि पहले ड्रिंक कर लो। तब रैन उसे सीधा मना कर देती है। मिस्टर ही बोलता है कि अब तुम कोई रिच गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम सिर्फ रोड सफाई करने वाली वर्कर हो, आज तो तुम्हें ये ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी। और वो रैन को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक मिस्टर ही का फोन बज उठता है। उसे वार्निंग मिलती है कि उस लड़की को हाथ भी मत लगाना, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो तुम इस शहर में काम करना भी भूल जाओगे। ये सुनते ही मिस्टर ही उसकी बहन को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। दूसरी तरफ जब रैन बाहर निकलती है तो जिंगलिंग उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। सेक्रेटरी बोलता है कि मिस रैन को क्लब में ड्रिंक करवाई गई थी और उन्हें थप्पड़ भी मारा गया था। जिंगली कहता है कि जिसने भी उसे मारा है उसका हाथ तोड़ दो। तब रैन ज्यादा ड्रिंक पीने की वजह से और वो बहस हो जाती है। बाद में जब वो सुबह उठती है तो कंफ्यूज होकर पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तब जिंगलिंग उसे बताता है कि कल रात मैं क्लब के बाहर था और मैंने तुम्हें वहाँ से निकलते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हें वापस घर ले आया। तब रैन उसे थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि कल रात मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तब जिंगली कहता है कि नहीं, तुम बस सो गई थी। अगले दिन रैन अपना क्लीनिंग का काम कर रही होती है। तभी अचानक कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। वो पलट कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी स्कूल की क्लासमेट है। यन कहती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम सच में क्लीनिंग का काम कर रही हो। और वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि ये स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी, वैसे क्लास यूनियन भी है, तुम भी आ जाना। रैन कहती है कि मैं बिजी हूँ, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। तब यन कहती है कि वैसे रीयूनियन उसी होटल में है जहाँ जी और हाफ फैमिली की एंगेजमेंट होने वाली है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। थोड़ी देर बाद रैन को ऑफिस से एक फाइल डिलीवर करने का काम मिलता है। वो फाइल देने के लिए उस होटल में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो यन और उसके पुराने क्लासमेट उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है कि देखो, ये हमारी क्लास की ब्यूटी थी और अब ये सड़क की सफाई करती है। कोई इससे बोलता है कि तुम तो 3 साल जेल में भी रह चुकी हो ना। और वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। तब रैन वाइन का गिलास फेंक देती है। वैन हाउस से कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम अब कोई जिकी की गर्लफ्रेंड नहीं हो। तभी वहाँ जिकी भी आ जाता है, वही आदमी जो कभी रैन का बॉयफ्रेंड था। रचना दिखाते हैं कि रैन उसे बोलती है कि प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी फैंग बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ उसके लिए जस्टिस है। जिकी कहता है कि अब मेरा इसके साथ कोई
रिलेशन नहीं, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो। तब प्रेजेंट में फैंग जिकी से बोलती है कि मिस्टर जिंगली यहाँ आने वाले हैं, क्यों ना हम उनसे मिलने चलते हैं। तब रैन हेल्प के लिए आजिन का नाम पुकारने लगती है, जिस पर जिंगली उसे देख लेता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देकर बोलता है कि उसे जल्दी बाहर निकालो। होटल में जो लोग रैन का इंसल्ट कर रहे थे उन्हें अचानक से शॉक मिलता है। कोई गार्ड आते हैं और सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये सब मिस्टर जी का ऑर्डर है। सब लोग एकदम से शॉक रह जाते हैं। फैंग बोलती है कि हम मिस्टर जी से मिलने आए हैं। तब गार्ड उनसे बोल देता है कि मिस्टर जी किसी से मिलना नहीं चाहते। दूसरे दिन सेक्रेटरी जिंगली को बताता है कि जब रैन जेल में थी तब फैंग और जीकी ने मिलकर उसे बहुत बुली किया था। उन्होंने बदला लेने के नाम पर उसे इतना हर्ट किया कि रैन को सीरियस इंजरी हो गई थी। ये सब वो आपका नाम यूज करके कर रहे थे। उधर जीकी को एक और बड़ा झटका लगता है। उनका बैंक लोन सडनली रिजेक्ट हो जाता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर ये के कहने पर ही ऐसा हुआ है। ये सुनते ही उसे रैन की याद आ जाती है। वो सोचता है कि कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ। फिर वो फैंग को बताता है कि शाओ ग्रुप का बैंक लोन रिजेक्ट हो गया है और सिर्फ लोन ही नहीं, उनके बहुत सारे बिजनेस डील भी कैंसिल हो रहे हैं। ये सब जिंगलिंग के डिसीजन की वजह से हो रहा है। फैंग कहती है कि वो हमें टारगेट क्यों कर रहा है। जिकी कहता है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, हमें खुद जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। इसके बाद जिकी रैन से बात करने आ जाता है। वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और उसके लिए शाओ ग्रुप में एक ऑफिस जॉब अरेंज करवा सकता है। लेकिन रैन उससे कहती है कि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए और वो फिर से फैंग के हाथों इंसल्ट नहीं होना चाहती। जिकी फिर भी उसे इंसिस्ट करता है, लेकिन रैन सीधे मना कर देती है। फैंग बोलती है कि तुम इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ कचरा साफ करने के ही लायक है और अगर जिंगली को पता चल गया कि ये जेल से बाहर आ चुकी है तो शायद वो इसे ये काम भी नहीं करने देगा। और वो जिकी को बताती है कि रैना किसी लड़के के साथ घर पर रहती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो लड़का एक्चुअल में कौन है। तब ये पता करने के लिए जिकी रैन के घर में छुप जाता है और उसे पता चलता है कि रैन जिस लड़के के साथ रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि जिंगली खुद है। लेकिन रैन को अभी तक उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं होता। जिंगली उससे पूछता है कि अगर फ्यूचर में उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो क्या तब भी वो उसके साथ रहना चाहेगी। रैन कहती है कि तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर अजिन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट दिन जिंगली जिकी को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ क्या उसके बारे में तुमने किसी को बताया है। जिकी कहता है कि नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तब जिंगली उसे वार्निंग देता है कि उसे रैन की लाइफ से कम्प्लीटली दूर रहना होगा, क्योंकि जिकी ने खुद ही उससे ब्रेकअप किया था, इसलिए अब उसका रैन की लाइफ में कोई हक नहीं बनता। फिर एक दिन रैन के फादर और स्टेप मदर रैन के घर पर आ जाते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसकी वजह से उनकी फैमिली फिर से प्रॉब्लम में आ गई है। उसने मिस्टर ही का हाथ तुड़वा दिया, इसलिए वो सब प्रेशर डालते हैं कि वो तुरंत मिस्टर ही से माफी मांगे। उनका कहना होता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, लेकिन रैन सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेगी क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। ये सुनते ही उसके फादर गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन उसी वक्त जिंगली आके उनका हाथ पकड़ लेता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम कौन हो, मैं तो अपनी बेटी को मार रहा हूँ। जिंगली कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उनके जाने के बाद रैन उसे बताती है कि वो उसके फादर और स्टेप मदर थे। अब उसकी फैमिली में ज्यादा रिलेटिव नहीं बचे, सिर्फ उसकी नानी ही एक ऐसी इंसान है जो उसकी सच में केयर करती है। फिर वो उससे पूछती है कि न्यू ईयर आने वाला है, क्या तुम अपनी फैमिली के पास नहीं जाओगे। जिंगली कहता है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और जिस दिन रैन उससे मिली थी वो एक्चुअली उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। वो बताता है कि उसके फादर एक औरत से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो औरत एक गलत इंसान निकली। उसने मेरे फादर को यूज करके छोड़ दिया और जब उसके फादर ने उसे वापस पाने की कोशिश की तो उन्हें इतनी बेइज्जती और दर्द मिला कि आखिर में वो बर्फ में जमकर मर गए। तब रैन उसे हक करके बोलती है कि क्या वो औरत तुम्हारी मॉम थी। फिर जब दिखाते हैं कि जिंगली अपनी मॉम को जाने से रोकता है। वो डैड से कहता है कि मॉम को रोकिए। उसके डैड रोते हुए कहते हैं कि मुझे गलत इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए था, तुम कभी भी मेरी जैसी गलती मत करना। ऐसा बोलकर उनकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में जिंगली नींद में बार बार अपनी मॉम को पुकार रहा होता है। रैन उसे जगाती है और उसे काम करने की कोशिश करती है। तब आजिन डर के मारे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना। तब रैन उसे कहती है कि प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ फैंग जिकी से कहती है कि जिंगली ने तुम्हें क्यों बुलाया था, लेकिन जिकी क्लियरली कुछ भी बताना नहीं चाहता, बस इतना बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें रैन मिले तो उसके साथ पंगा मत लेना। उधर शीन रैन से बोलती है कि उसके
उसके फादर उसकी मॉम की ग्रेव को शिफ्ट करने वाले हैं। ये सुनते ही रैन पैनिक हो जाती है और लीव लेकर घर वापस जाने का डिसीजन लेती है। तब घर पर उसके फादर और अंकल रैन की शादी फिक्स कर रहे होते हैं। उन्होंने पागल लड़के से ब्राइट प्राइस के नाम पर 3 लाख की डील कर ली होती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि रैन को फोर्स करके उस लड़की के साथ रूम में बंद कर देंगे ताकि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि बाद में उसे शादी करनी ही पड़े। वहीं दूसरी तरफ जिंगली के घर में उसके ग्रैंडफादर उसे नोटिस करते हैं कि आजकल वो घर पर कम रहता है। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी एज हो चुकी है, इसलिए अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। जिंगली कहता है कि अगर बात से फैमिली बच्चे करने की है तो मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरी रैन के चाचा उसे ड्रग वाला पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। रैन कहती है कि डैड और बाकी लोग कहाँ गए। तब उसके चाचा कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए शादी फिक्स कर दी है। रैन कहती है तो तुम लोगों ने झूठ बोल के मुझे यहाँ बुलाया है, मैं कोई शादी नहीं करूंगी। तब उसके डैड उसे जबरदस्ती मेडिसिन पिलाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो वीक पड़ जाए और मना ना कर सके। उसकी स्टेप मदर और फैमिली के बाकी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वो पागल आदमी उसका वेट कर रहा होता है। तब रैन जिंगली को कॉल लगा देती है जिस पर जिंगली अपने ग्रैंडफादर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब उसके ग्रैंडफादर भी गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों रैन कांच के टुकड़े को उठा लेती है और वार्निंग देती है कि मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं जिंगली भी अपने गार्ड को लेकर रैन के घर पर आ जाता है और उस आदमी को मारकर दूर कर देता है। रैन उसे देखते ही रो पड़ती है। जिंगली कहता है कि घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर गार्ड से कहता है कि रैन की फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाओ। उधर फैंक को लगने लगता है कि जेकी उसे कुछ छुपा रहा है। वो उससे पूछती है कि हमारी एंगेजमेंट इतनी सीक्रेटली क्यों हो रही है और फैमिली के बिजनेस प्रॉब्लम अचानक सॉल्व कैसे हो गए। तब जेकी उसे बताता है कि जिस इंसान ने रैन को इतना सपोर्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि जिंगली है। ये सुनते ही फैन का दिमाग घूम जाता है। वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर जिंगली चाहे तो वो अपनी पावर से पुराने केस को भी दोबारा इन्वेस्टिगेट करवा सकता है और अगर रेन का केस दोबारा खुल गया तो हो सकता है उसका नाम भी साफ हो जाए। फैंक के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि उसकी बहन की डेथ का सच सामने आ सकता है। जीकी उससे कहता है कि पुराना केस दोबारा खोलना इतना आसान नहीं होता। उस एक्सीडेंट के टाइम जो भी एविडेंस मिले थे सब सीधा रैन की तरफ इशारा करते थे। वैसे भी जिंगली जैसे रिच आदमी के लिए रैन बस एक टेम्परेरी इंटरेस्ट हो सकती है, उससे ज्यादा हो कुछ नहीं। उसके ग्रैंडपा भी रेपुटेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कभी भी एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जेल जा चुकी हो और अब एक क्लीनिंग वर्कर हो। तब फैंग रिपोर्टर को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। उधर हॉस्पिटल में रैन होश में आ चुकी होती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो आजिन उसके पास बैठा होता है, लेकिन इस बार आजिन कोर्ट में होता है। रैन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसे कपड़े में क्यों हो। तब आजिन स्माइल करके कहता है कि चाहे वो कुछ भी पहने उसके लिए वो वही आजिन है। रैन फिर उससे पूछती है कि तुमने मेरे घर में रहना चूज क्यों किया था। आजिन जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो, जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तब मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इसके बाद जिंगली अपने ग्रैंडफादर से मिलने आता है। ग्रैंडपा को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि जिंगली ने एक लड़की को बचाया था जिसका नाम रैन है। वो वही लड़की है जिसने जिंगली की फियांस को मार दिया था। ग्रैंडपा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उससे कहते हैं कि एक लड़की जो जेल जा चुकी है और अब एक क्लीनिंग वर्कर है, क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। जिंगली कहता है कि मैं चाहूँ तो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि वो किसी भी पावरफुल फैमिली के सामने खड़ी हो सकती है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर भी एक औरत की वजह से बर्बाद हो गए थे। जिंगली कहता है कि वो अपने फादर की तरह नहीं है, वो किसी औरत के कंट्रोल में नहीं आएगा। तब ग्रैंडपा उसे याद दिलाते हैं कि सालों पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, उसके पीछे एक्चुअली पावर स्ट्रगल चल रहा था और रैन बस उस गेम की एक विक्टिम बन गई थी। उस एक्सीडेंट में तुम भी इन्वॉल्व थे। अगर रैन को सच का पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। तब जिंगली कहता है कि उसे कभी भी सच का पता नहीं चलेगा। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं जिंगली भी अपने रैड की तरह एक और इमोशनल डिसीजन ना ले ले। तभी सिटी में एक न्यूज वायरल हो जाती है। लोग कह रहे होते हैं कि जिंगली एक क्लीनिंग वर्कर लड़की के साथ रिलेशनशिप पे है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रैन है। रैन को भी इसका पता चल जाता है कि इंटरनेट पर उसके और जिंगली की न्यूज वायरल हो चुकी है। वही सेक्रेटरी भी जिंगली से कहता है कि बहुत सारे लोग आपके और मिस रैन के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। जिंगली कहता है कि मुझे
फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं किसके साथ हूँ ये मेरा डिसीजन है। तब रैन भी ये सब सुन लेती है। वो उससे कहती है कि अगर ये सब गेम है तो ये गेम कब खत्म होगा। जिगरी कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब शायद मेरे लिए ये सब एक गेम ही था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये फीलिंग अच्छी लगने लगी। तुम मेरे साथ ही रह जाओ जैसे पहले रहती थी और मुझे आजिन कहकर ही बुलाओ। लेकिन रैन अब कंफ्यूजन हर दोनों होती है। उसे लगता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो उसका आजिन नहीं है, बल्कि वो एक पावरफुल आदमी जिंगलिंग है। तब जिंगलिंग उसे एक और बात कहता है कि इस पूरी सिटी में अगर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो उसे मैं हूँ। तब रैन के दिमाग में जिंगलिंग की बातें चल रही होती है। दूसरा सेक्रेटरी जिंगलिंग को बताता है कि अब मिस रैन की इंजरी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, लेकिन वो अपने पुराने अपार्टमेंट में ही रहना चाहती हैं। जिंगलिंग कहता है कि अगर वो वहाँ रहना चाहती है तो उसे वहीं ले जाओ। फिर असिस्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि जिंगलिंग और रैन के रिलेशनशिप की न्यूज रिपोर्टर तक पहुंचाने के पीछे फैंग का ही हाथ था। तब जिंगलिंग डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। थोड़ी देर बाद फैंग और जीकी को जिंगली के घर पर बुलाया जाता है। वहाँ जिंगली ने रैन को भी बिठाया होता है। जिंगली फैंग से पूछता है कि क्या उसने ही रिपोर्टर को न्यूज लीक की थी। फैंग पहले तो मना करती है, लेकिन जिंगली उसे वार्न करता है कि वो हाफ फैमिली की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ऑर्डर में विड्रॉ कर सकता है। ये सुनते ही फैंग का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और तुरंत माफी मांगने लगती है। जिंगली कहता है कि आज तुम रैन के जूते साफ करोगी। फैंग के लिए ये बहुत ही बड़ा इंसल्ट होता है। वो कहती है कि मैं एक रिच फैमिली की डॉटर हूँ और रैन एक क्लीनिंग वर्कर है। जिंगली कहता है कि वो जो तुमने जेल में रैन के साथ किया था क्या वो सही था। तब फैंग के पास मना करने का ऑप्शन नहीं होता। तब रैन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, इस तरह उसके पुराने दर्द कम नहीं होंगे। वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा दर्द देने वाला इंसान कोई और ही था। ये सुनकर जिंगली को लगता है कि शायद वो जिकी की बात कर रही है। वो कहता है कि अगर तुम जिकी से रिवेंज लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रैन कहती है कि 3 साल पहले ही हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मेरे लिए वो एक्सीडेंट एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि उस एक्सीडेंट ने मुझे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। तो जिंगली रैन से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अगर तुम लॉयर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, या फिर तुम बिजनेसमैन बनना चाहती हो तो वो भी पॉसिबल है। और प्रॉमिस करता है कि वो उसे इतना पावरफुल बना देगा कि जो लोग कभी उसे नीचे दिखाते थे एक दिन वो भी उसके सामने झुकेंगे। और वो उससे लाल बार पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तब रैन थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है कि नहीं। जिंगली कहता है कि शायद मैंने गलती कर दी तुम्हें चॉइस देकर, लेकिन रैन के लिए आज वो इंसान था जो हमेशा उसे बचाता था और अब वही आज जिंगली बन चुका है। तब जिंगली मुझसे वार्न करता है कि आज के बाद तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। तब रैन को वो मिठाई आने लगती है। वो सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तब उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में एक बार जिंगली को वो फिजिकल हुए थे। थोड़ी देर बाद जिंगली के ग्रैंडपा रैन को मिलने के लिए बुलाते हैं। रैन जब उनके सामने बैठती है तो वो उसे चाय ऑफर करते हैं और कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके साथ कोई चीप ट्रिक यूज नहीं करेंगे। फिर वो सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं कि तुम्हारा जिंगली के साथ रहना सही नहीं। जिंगली ने सिर्फ 3 साल में ही फैमिली के बिजनेस को इतना पावरफुल बना दिया है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। जिंगली की मॉम भी तुम्हारी तरह एक ऑर्डिनरी औरत थी। उसने पैसे और स्टेटस के लिए फैमिली को छोड़ दिया, जिसके बाद जिंगली के फादर बिल्कुल टूट गए थे और वो एक दिन सड़क पर ही ठंड में जमकर मर गए। उसका छोटा सा जिंगलिंग भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। तब उसने सोच लिया था कि वो कभी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होगा, लेकिन अब तुम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई हो। और बिजनेस वर्ल्ड में वीकनेस होना बहुत ही डेंजरस होता है। अगर तुम सच में जिंगलिंग के लिए अच्छा चाहती हो तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। रैन कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो कभी जिंगलिंग को हर्ट नहीं करेगी। तब ग्रैंडपा उसे एक फाइल देते हैं जिसमें 3 साल पुराने एक्सीडेंट का सच लिखा होता है। इसके बाद रैन वापस जिंगली से मिलती है। जिंगली एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद अब सब नॉर्मल हो रहा है। रैन उससे कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। तो मैं 3 साल पुराने वाले एक्सीडेंट का केस दोबारा खोलना चाहती हूँ। रजनी में दिखाते हैं कि वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम जिंगली से खुद पूछ लो या फिर उसे टेस्ट करो। प्रेजेंट में जिंगली घर आकर बोलता है कि ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि पुराने एविडेंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तब ग्रैंडपा रैन से कहते हैं कि अब जिंगलिंग तुमसे शादी करना चाहता है, तुम अब क्या चाहती हो। रैन कहती है कि मुझे 3 साल पुराने केस का सच जानना है। वो बताती है कि उस दिन ना तो वो ड्रंक थी और ना ही उसने याओ को मारा था, इसलिए वो चाहती है कि सच दुनिया के सामने आए। इसके लिए वो आजिन को भी छोड़ देगी। कैंप
ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वही जिंगलिंग शादी में मेहमानों का वेलकम कर रहा होता है, तब उसे सेक्रेटरी बताता है कि मिस रैन को ग्रैंडपा कोर्ट ले गए हैं उनका नाम क्लीन करवाने के लिए। दूसरे कोर्ट में भी फाइनल हियरिंग हो रही होती है, जब सब एविडेंस देखने के बाद अनाउंस करते हैं कि 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्चुअली एक प्लान मर्डर था। फैंग ने ही अपनी बहन याओ की डेथ प्लान की थी। उसने एक्सीडेंट के बाद सिचुएशन को मैनिपुलेट कर दिया और सब एविडेंस ऐसे क्रिएट किए कि ब्रेन रैन पर ही आ जाए। इसके लिए फैंग को मौत की सजा सुनाई जाती है और जीकी को कारण छुपाने के लिए 3 साल की जेल होती है और रैन को कम्प्लीटली इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ग्रैंडपा उसे अब्रोड भेज देते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ही तुम चाइना वापस आना। तभी एक आदमी जिंगली से बोलता है कि हमने सारे एविडेंस सील कर दिए थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही ओल्ड मास्टर ने वो सब एविडेंस वापस निकाल लिए। फिर दिखाते हैं कि रैन ग्रैंडपा से बोलती है कि फैंग ने ही याओ को मार दिया था, पर उसने ऐसा क्यों किया। ग्रैंडपा कहते हैं कि जेलिसी की वजह से उस वक्त जिंगली के लिए पार्टनर चूज किया जा रहा था, लेकिन जिंगली ने उसे नहीं बल्कि उसकी बहन को चूज कर लिया। बस यहीं से उसमें जलन भर गई और उसने अपनी बहन को मार दिया और सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। लेकिन ये बात जिंगली को 3 साल पहले भी पता थी, फिर भी उसने हाफ फैमिली के एक्शन को चुपचाप टॉलरेट किया क्योंकि उसके लिए याओ का इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही तुम्हारी। प्रेजेंट में जिंगली ग्रैंडपा से पूछता है कि रैन कहाँ गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह चली गई है जहाँ तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। रैन ने तुम्हारी वजह से 3 साल जेल में सफर किया था, उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद तुम्हें कभी माफ भी नहीं करता। लेकिन रैन ने तुमसे नफरत नहीं की क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार करती थी। मुझे पता है कि तुमसे उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो तुम्हारी मॉम जैसी लगती थी। जिंगली कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उसे सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रजन दिखाते हैं कि रैन ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने जिंगली से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन उसे कह देना कि शायद हमारा मिलना किस्मत में नहीं लिखा था। प्रेजेंट में ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना जरूरी नहीं होता कि उसके बिना जिंदगी चल ही ना सके। फिर स्टोरी सडनली 1 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। रैन का बच्चा उससे पूछता है कि हम चाइनीज चैनल क्यों देख रहे हैं। तभी न्यूज में बताया जा रहा होता है कि मिस्टर ये ने ग्रैंडपा की डेथ के 1 साल बाद अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है। रैन अपने बेटे से कहती है कि क्या तुम चाइना वापस जाना चाहते हो। तब बच्चा हाँ बोल देता है। दूसरा सेक्रेटरी जिंगली से कहता है कि आपको अभी रिटायर नहीं होना चाहिए, किन्सी अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। जिंगली उसे जवाब देता है कि किन्सी मुझसे भी ज्यादा कैपेबल है, वैसे भी मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। तो सेक्रेटरी से बोलता है कि आप कहाँ जाएंगे। जिंगली उसे कहता है कि चलो उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमें शांति मिलती है। दूसरी तरफ कई साल बाद रैन अपने बच्चे के साथ पुराने घर में वापस आती है, जहाँ उसे जिंगली के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। तभी उसका बेटा पूछता है कि मॉम आप रो क्यों रही हो। रैन कहती है कि कुछ नहीं, अब चलो यहाँ से। तभी वहाँ जिंगली भी आ जाता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।